बच्चों, हम पढ़ रहे थे रीढ़ की हड्डी, है ना। जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी रीढ़ की हड्डी पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था कि लड़के वाले जब रामस्वरूप के यहाँ आते हैं तो रामस्वरूप उमा को बुलाता है। उमा कौन है? उमा रामस्वरूप की बेटी है, ठीक है। तो लड़के वाले बैठे हुए हैं और रामस्वरूप रामस्वरूप कहता है अपनी बेटी से कि एक भजन सुनाओ। किसका? मीरा का भजन, ठीक है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। तो यह भजन सुनाते हुए जब उमा की नजरें लड़के से जाकर मिलती हैं और अचानक उस लड़के को देखकर उमा भजन गाती हुई रुक जाती है। आगे क्या हुआ देखते हैं। रामस्वरूप पूछता है कि क्यों, क्या हुआ? जब उमा रुक जाती है, भजन गाना बंद कर देती है, लड़के की ओर जैसे देखती है और उमा भजन गाना बंद करती है, तो उसके पिताजी पूछते हैं कि क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद कहता है, नहीं नहीं साहब, काफी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। गोपाल प्रसाद फिर कहता है, अभी ठहरो बेटी। जब उमा वहां से उठकर अंदर जाने लगती है, तब गोपाल प्रसाद कहता है, उसको रोकता है, कहता है, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप कहता है, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा उसके पिता के कहने पर वहां बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद कहता है, तो तुमने पेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप रहती है, ठीक है। गोपाल प्रसाद पूछता है, तो क्या तुमने पेंटिंग भी सीखी है? तो उमा उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। रामस्वरूप कहता है, हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है और वह उस दीवार पर थी। गोपाल प्रसाद कहता है, हूँ, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह सीखी हो, ऐसा पूछता है। कौन? गोपाल प्रसाद। रामस्वरूप कहता है, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। ऐसा कहकर रामस्वरूप हंसने लगता है। गोपाल प्रसाद कहता है कि ठीक है, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम जीते हैं। अब गोपाल प्रसाद कुछ और प्रश्न कर रहा है। इतने सारे प्रश्न करने के बाद भी अब भी प्रश्न बाकी हैं। तो पूछता है कि क्या तुमने कोई इनाम वगैरह जीता है? गोपाल प्रसाद की इतने सारे प्रश्नों का उमा कोई जवाब नहीं देती। चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उस तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और राम प्रसाद सकपकाते हैं। गोपाल प्रसाद उमा का जवाब सुनना चाहता है, लेकिन उमा उसके प्रश्नों का कोई जवाब नहीं देती। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। जरा शर्माती है। इनाम तो इसने, ऐसा कहकर मुस्कुराने लगता है। कौन? रामस्वरूप। गोपाल प्रसाद फिर कहता है, जरा मुंह भी तो खोलना चाहिए। रामस्वरूप कहता है, उमा देखो, आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उसके पिताजी उमा से कहते हैं कि बेटी जवाब दो, इनके प्रश्नों का कुछ तो उत्तर दो। उमा कहती है हल्की आवाज में, लेकिन उसके बाद में दम था। क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। जब ये जवाब देती है उमा, तो रामस्वरूप चौंक कर खड़ा हो जाता है। कहता है, उमा उमा। उमा फिर कहती है, अब मुझे कह लेने दो बाबूजी। ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, उनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते? क्या उनको चोट नहीं लगती? क्या वे बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर खरीदते हैं, है ना? ये
उमा जो है गोपाल प्रसाद के प्रश्नों का करारा जवाब देती है। फिर गोपाल प्रसाद कहता है राम बाबू, उसको गुस्सा आता है गोपाल प्रसाद को। तो गोपाल प्रसाद कहता है बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ मुझे बुलाया था। उमा फिर कहती है हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और जरा अपने इस साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछले फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से क्यों भगाए गए थे। शंकर फिर जैसे ही शंकर की तरफ उमा इशारा करती है, शंकर डर जाता है और शंकर तुरंत अपने पिताजी से कहता है बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? जैसे ही गोपाल प्रसाद सुनता है कि हॉस्टल का नाम सुनता है, वह चौंक जाता है और पूछता है कि क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप रहता है। उमा कहती है जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह ताक झांक कायरता दिखाई, ताक झांक कर कायरता दिखाई। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। किसके बारे में कहा जा रहा है? शंकर के बारे में। रामस्वरूप फिर कहता है उमा उमा, अपनी बेटी को चुप रहने के लिए कहता है रामस्वरूप। तो गोपाल प्रसाद गुस्सा होकर खड़ा हो जाता है और कहता है बस हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है, आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बीए पास, उफ ओ, गजब हो जाता, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो। और गोपाल प्रसाद अपने बेटे को लेकर निकल जाता है। जब वह जाता रहता है, दरवाजे तक पहुंचा ही रहता है, तो उमा कहती है जी हाँ जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। यानी बैकबोन, बैकबोन मतलब उसकी रीढ़ की हड्डी जो है मार खाने के पश्चात टेढ़ी हो गई रहती है, झुक जाती है। ठीक है। गोपाल प्रसाद और शंकर चले जाते हैं और इधर रामस्वरूप दुखी हो जाता है। और फिर उमा जो है अपने पिता को देखकर रोने लगती है। प्रेमा आती है, उमा को बुलाती है उमा उमा, और फिर उमा जोर जोर से रोने लगती है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। रतन कहता है बाबूजी मक्खन। लास्ट में जो है कौन आता है? रतन। कहाँ गया था? मक्खन लेने। और जब गोपाल प्रसाद और शंकर चले जाते हैं, तब वो रतन मक्खन लेकर आता है। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है। जैसे ही रतन मक्खन लेकर आता है और फिर जब बाबूजी मक्खन कहता है, सब उसकी ओर देखने लगते हैं। तो बच्चों, ये जो कहानी थी, कहानी एक एकांकी है। ये जो एकांकी है, यह दहेज प्रथा और लड़की को दिखाने के रस्म पर प्रकाश डाला गया है। इस बात को उजागर किया गया है कि क्या सारे नियम केवल लड़कियों के लिए है? क्या ये जो नियम बनाते हैं कि क्या आपने ये सीखा है, वो सीखा है, लड़कियों को सभ्य होना चाहिए, तो क्या लड़कों के लिए ये बात लागू नहीं होती है? दोनों के लिए लागू होती है। ठीक है। लेकिन हमारे ये सब हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम कैसा सोचते हैं। ठीक है। तो लड़का लड़की अभी तो काफी सुधार आ गया है और कुछ सुधार और आना बाकी है। तो यह एक बहुत अच्छी एकांकी है। इसे आप घर में जरूर पढ़ लेना ताकि ये एकांकी आपको अच्छे समझ में आए।
और इस एकांकी से परीक्षा में जो भी प्रश्न आएंगे, इस एकांकी का जो भी आपको आधार पाठ्यक्रम भेजा गया है उससे जो भी प्रश्न आएंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही होंगे। उसकी आप अच्छे से तैयारी करिएगा, ठीक है, और होमवर्क को पूरा कर लेना। ठीक, थैंक यू।